नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। यह वीडियो आपको प्रशासनिक अधिकरण, जिसे न्यायाधिकरण भी कहा जाता है, इसको लेकर के बनाया गया। इस वीडियो में आपको प्रशासनिक अधिकरण को पूरी विस्तार से बताया जाएगा। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकरण की उत्पत्ति को बताया जाएगा, ओके, तथा प्रशासनिक अधिकरण की शक्तियाँ क्या है तथा इस पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। प्रशासनिक अधिकरण, जिसे न्यायाधिकरण भी कहा जाता है, इसे यह क्या है। ओके, चलिए मैं आपको बतला देता हूँ। प्रशासनिक अधिकरण का तात्पर्य है ऐसा अधिकरण से होता है जो सरकार तथा उसके सेवकों के बीच विवाद का निपटारा करता है। अर्थात दूसरे भाषा में बोला जाए तो प्रशासनिक अधिकरण में सरकार तथा उसके लोक सेवकों के बीच के विवाद का निपटारा किया जाता है, उसे प्रशासनिक अधिकरण कहा जाता है। ओके, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण के गठन एवं उसके कार्य आदि के बारे में प्रावधान किया गया, जबकि अनुच्छेद 323 ख में अन्य अधिकरण का प्रावधान किया गया। ओके, प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद में है, तो 323 323 कैपिटल ए में किया गया। वही अन्य अधिकरण का प्रावधान कहाँ किया गया है? प्रशासनिक अधिकरण के अलावा जो अन्य अधिकरण होते हैं उसका प्रावधान किया गया है आपको आर्टिकल 323 के बी में, कैपिटल बी में किया गया है। ओके, प्रशासनिक अधिकरण का कार्य क्या है? सरकार तथा उसके सेवकों के बीच विवादों का निपटारा करना है। ओके, इसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा क्रमशः किया जाता है। ओके, यदि डायसी के अनुसार देखा जाए तो डायसी के अनुसार प्रशासनिक अधिकरण क्या है? यह सभी के लिए समान विधि होता है तथा सभी व्यक्तियों के लिए समान न्यायालय का होना चाहिए। परंतु क्या है? प्रशासनिक अधिकरण का अपवाद है। कैसे अपवाद है मैं आपको बतला दूं। डायसी का जो सिद्धांत है, सभी व्यक्तियों के लिए समान न्यायालय तथा समान न्याय होना चाहिए, परंतु प्रशासनिक अधिकरण तो अलग है ना। इसमें केवल और केवल कौन आते हैं? सरकार और लोक सेवक आता है, आम जनता अन्य व्यक्ति नहीं आ सकता है ना। ओके, तो चलिए मैं आगे बतलाता हूँ इसमें क्या है। परंतु चूंकि क्या होता है, प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत केवल सरकार तथा उसके लोक सेवक के बीच का विवाद का निपटारा किया जाता है, अन्य लोगों का नहीं। ओके, प्रशासनिक अधिकरण डायसी के नियम का क्या है? अपवाद है। ओके, प्रशासनिक अधिकरण के लिए कोई संहिताबद्ध नहीं है तथा प्रशासनिक अधिकरण के लिए कोई अधिरोपित नहीं किया गया। यह प्राकृतिक न्याय तथा शुद्ध अंतःकरणों के आधार पर आदेश या पंचाट जारी करता है। ओके, अब यदि देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकरण के उत्पत्ति का कारण देखा जाए, इसमें क्या हो जाता है? यदि प्रशासनिक अधिकरण की परिकल्पना न की जाती तो न्यायालय पर कार्य का बोझ और अत्यधिक बढ़ जाता। ऐसे तमाम कारण हैं जो इसकी उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण है, जो निम्नतः हो सकते हैं। यदि देखा जाए, यदि प्रशासनिक अधिकरण नहीं आता तो क्या होता? एक तो ऐसे ही न्यायालय पर, ऐसे ही कोर्ट पर काम का लोड रहता है बहुत। अगर प्रशासनिक अधिकरण नहीं होता तो जो सरकार और उसके लोक सेवक के बीच का जो मामला है, जो समस्या है, जो विवाद है, वो भी कोर्ट पर आ जाता। तो इस कारण क्या किया गया? प्रशासनिक अधिकरण को अलग रखा गया है। ओके, अब चलिए देख लेते हैं इसका क्या क्या कारण हो सकता है उत्पत्ति के। तो मैं आपको बतला दूं, यह क्या है? यह कम खर्चीला है। प्रशासनिक अधिकरण की उत्पत्ति के कारण क्या है? कम खर्चीला है। इसके अंतर्गत क्या होता है? न्यायालय की तरह अधिक धन या संदेह का व्यय नहीं करना होता। ओके, और दूसरा क्या है? यह जल्दी से न्याय होता है, यहाँ जल्द से जल्द न्याय होता है। ओके, इसके अंतर्गत मामले को अत्यधिक समय तक लंबित नहीं किया जाता है, जिससे त्वरित न्याय हो जाता है। ओके, तो तीसरी बात क्या है? तीसरा देखा जाए तो आसानी से न्याय हो जाता है प्रशासनिक अधिकरण। इसमें क्या होता है? अधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। ओके, यह प्राकृतिक न्याय के आधार पर निर्णय दे दिया जाता है इसमें। ओके, तथा क्या होता है? कल्याणकारी राज्यों का प्रश्रय देता है। तो कैसे कल्याणकारी राज्यों को प्रश्रय देता है मैं आपको बता दूं। ऐसे तमाम नियम या प्राधिकरण जो एक सभ्य समाज के परिकल्पना को पूरा कर सकता है, यह सब प्रशासनिक अधिकरण में समाहित है। प्रांग न्याय के सिद्धांत भी क्या होता है? प्रशासनिक अधिकरण पर लागू नहीं होता है। अतः यह क्या होता है? पूर्ववर्ती पंचायत से बाध्य नहीं, अर्थात इसके पूर्व में जो निर्णय दिए जाते हैं प्रशासनिक अधिकरण से,
वह इस पर बाध्यकारी नहीं होते। ओके, चलिए अब देख लेते हैं प्रशासनिक अधिकरण की शक्ति क्या क्या है। प्रशासनिक अधिकरण की शक्ति है, वह क्या कर सकता है, वह सम्मन निकाल सकता है। ओके, वह क्या कर सकता है, वह गवाह को सम्मन कर बुला सकता है। और क्या कर सकता है, दस्तावेज पेश करने की शक्ति है उसके पास, तथा अन्वेषण या फिर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और साथ ही साथ क्या कर सकता है, वह कमीशन भी जारी कर सकता है। ओके, ये तो इसकी प्रशासनिक अधिकरण की शक्तियाँ हो गई। चलिए इसके अलावा और देख लेते हैं प्रशासनिक अधिकरण पर नियंत्रण कौन रख सकता है। मैं आपको बता दूं, इस पर सामान्यतः दो तरीके से नियंत्रण रखा जा सकता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। यदि देखा जाए, उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस पर क्या करता है, नियंत्रण स्थापित करता है। वही उच्चतम न्यायालय क्या करता है, उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस पर रिट जारी करके नियंत्रण रखता है। ओके, मैं आपको बता दूं, मैं प्रशासनिक अधिकरण तथा न्यायालय के बीच अंतर पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रशासनिक अधिकरण और न्यायालय। ओके, तो मैं आपको बता दूं, आप अपना बहुत ही कीमती समय मेरे साथ साझा किया है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।